हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने रेजोनेंस इफेक्ट कंजुगेशन अच्छे से डिस्कस कर लिया है और साथ में मैंने आपको कंजुगेटिव सिस्टम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो देयर इज 5 टाइप ऑफ कंजुगेटिव सिस्टम। तो ये जो कंजुगेशन सिस्टम होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं और ये जो 5 टाइप के कंजुगेशन सिस्टम क्या है इसको मैं लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना। उसमें से ये है लोन पेयर सिग्मा पाई, एक कंजुगेटिव सिस्टम ये होता है। सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, ये फ्री रेडिकल या अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये 5 टाइप के कंजुगेटिव सिस्टम क्या है, आप प्रीवियस क्लास अगर आपने अच्छे से अटेंड किया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, केवल एक रिमाइंडर डालने के लिए पढ़ा है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब क्या होता है एक्चुअल में, रेजोनेंस इफेक्ट को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को हम कैपिटल आर से और मीजोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और एक्चुअल में रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट से पोलरिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? पोलरिटी प्रोड्यूस होती है। तो कैसे पोलरिटी प्रोड्यूस होती है इसको मैं कुछ एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम ये लैंग्वेज रीड करेंगे। तो ये देखो आप, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHNH2 और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑर्बिटल है और यहां पर पाई बॉन्ड है। ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है। तो लोन अब होता क्या है बेट, यहां पर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले हम थोड़ा सा रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको बोल रहे हैं हम उसको थोड़ा अच्छे से और क्लियर करते हैं। तो यहां पर इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। रिपल्शन तो सिग्मा बॉन्ड पर भी है, पर सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर होता है वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग भी है। और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वीकली बाउंडेड रहता है, लूजली हेल्ड रहता है, तो वो इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये जो यहां पर जो सेकंड वाले कार्बन पर क्या हो गया, सेकंड वाले कार्बन पर इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं और C2 कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और C1 कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। पर C1 कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और C2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पर जो C1 पर पॉजिटिव चार्ज है वो यहां सस्टेन नहीं करेगा। इमीडिएटली क्या होगा, जैसे ही C1 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोनियम आयन तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और कार्बोनियम आयन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो कार्बोनियम आयन का वेकेंट p ऑर्बिटल इस लोन पेयर ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग में आ जाता है। यानी इमीडिएटली ये वाला जो लोन पेयर है इस कार्बन पे आए पॉजिटिव चार्ज से p ऑर्बिटल से शेयरिंग कर लेता है और यहां पर ये लोन पेयर जो था, ये वाला जो लोन पेयर जो था, इस लोन पेयर में ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे रेड वाले, अब यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए कार्बन और नाइट्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया। तो अब ये हुआ लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन। लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन, लोन पेयर है फिर सिग्मा बॉन्ड है फिर पाई है, लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है। ठीक है, लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है। ठीक है, अब यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब अगर मैंने हमेशा कहा है, प्रीवियस क्लास में भी कहा है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इनको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो ये है,
तो यहां पर जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो यहां पर आप देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स, इनमें सारे एटम्स और सारे सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह रहते हैं। हमेशा रेजोनेंस के अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस या सारे के सारे एटम जहां हैं वहीं रहेगा, यानी उनका जो मेन स्केलेटन है, मेन शेप है मॉलिक्यूल का, वो चेंज नहीं होता है। बट जो पाई बॉन्ड और लोन पेयर है उनका डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहां पर जैसे पाई बॉन्ड और लोन पेयर इधर उधर शिफ्ट हुए या डीलोकलाइज्ड हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब यहां पर आप देखो इन तीनों में कार्बन की सेम पोजीशन है, हाइड्रोजन एटम्स की सेम पोजीशन है और सिग्मा बॉन्ड की सेम पोजीशन है। ठीक है, यानी एटम और सिग्मा बॉन्ड जहां है वहीं रहेंगे, रेजोनेटिंग जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। ठीक है, पाई और लोन पेयर यहां चेंज हो रहा है। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या हुआ, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C1 और C2 के बीच में पाई बॉन्ड है, C1 और C2 के बीच में पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ डॉटेड लाइन लगाएंगे, यानी जिस तरह से हमने बेंजीन में लगाया था उस तरह से, ये इस तरह से यहाँ डॉटेड लाइन यहाँ और इधर भी है, यानी जहां जहां पाई बॉन्ड है, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ डॉटेड लाइन। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बार C2 कार्बन न्यूट्रल है और एक बार C2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो पूरा माइनस आएगा। लेकिन एक में माइनस है और एक में नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर देखो फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और वो न्यूट्रल है, जबकि सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यानी एक बार पॉजिटिव है एक बार न्यूट्रल है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो थर्ड वन स्ट्रक्चर बना, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है बेटा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हमेशा हम 3 लाइन से लिखते हैं, ट्रिपल लाइन से लिखते हैं। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो एक्चुअल में CH3CHNH2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, न तो इसका फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा न इसका सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, मैं बेंजीन के अंदर आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो अब आप देखो इसमें पोलरिटी आ गई। पोलरिटी आने का मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और यहां पर ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं, देखो, द रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड द पोलरिटी प्रोड्यूस, देखो पोलरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिटवीन, तो यहां पर क्या हो रहा है, आप इस लाइन को रीड करो, ऊपर वाली मत करो, 2 पाई बॉन्ड्स, हम वो बाद में एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है, बिटवीन द, ये वाला लोन पेयर और पाई बॉन्ड, तो बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, द पोलरिटी प्रोड्यूस, इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी प्रोड्यूस हुई है। द पोलरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ लोन पेयर ऑर्बिटल बोलो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये है। अब यहां पर एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ, बेंजीन के अंदर जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो प्रीवियस क्लास में देखे थे वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, अलग अलग हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो अब इसमें से, अब जब ये दोनों
बेंजीन के केस में तो क्या था, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, तो दोनों की एनर्जी इक्वल थी। और यहां पर दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। इसमें फर्स्ट वाला लोअर एनर्जी का होगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोअर एनर्जी का होगा, सेकंड हायर एनर्जी का होगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फिक्स आपको रूल समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट एक तो न्यूट्रल है और यहां चार्ज सेपरेशन आ गया, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा इस तरह से चार्ज वाले मॉलिक्यूल से, नंबर 1, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। नंबर 2, यहां पर नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को ही पसंद करते हैं। यानी ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। इसलिए NaCl के स्ट्रक्चर में Na पर प्लस है और Cl पे माइनस है। यानी कहीं पर भी देखें तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उनके जेड इफेक्ट कम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो पॉजिटिव को स्टेबलाइज करते हैं आप, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनका जेड इफेक्ट ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज किन एलिमेंट्स पर स्टेबल है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। पॉजिटिव चार्ज किन पर स्टेबल है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पर। तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से भी हम बोलेंगे ये अनस्टेबल है। तो कुल मिला के अगर हमको यहाँ पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिकल फिगर कौन सा है? तो सेकंड वाला। स्ट्रक्चर कौन सा है? तो सेकंड वाला। और सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? इसकी है। और तो अगर हम एनर्जी का सीक्वेंस बनाएं तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा उसमें थर्ड वाले की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा फर्स्ट, उससे ज्यादा सेकंड। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? तो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने स्लाइड रिप्रेजेंट की थी उसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी जो मैंने कहा था अभी इग्नोर कर दो, वो अब समझ में आ जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो एनर्जी डिफरेंस होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच की एनर्जी डिफरेंस होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पर जब एक से ज्यादा एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो उस केस में जिसकी एनर्जी कम होती है उसके बीच का डिफरेंस देखना है। यानी यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करनी है तो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी होगी, जो मैं यहां लिख रहा हूं, इस मॉलिक्यूल की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट की एनर्जी जो कि कम है और जो कि ज्यादा है थर्ड से, और थर्ड ये दिस डिफरेंस। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो यहां रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? सेकंड माइनस थर्ड नहीं होगी, फर्स्ट माइनस थर्ड होगी। क्योंकि अगर जब एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनइक्विवेलेंट हो तो उस केस में जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है उसको माइनस करना है रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी में से। यानी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी है। यूं देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी आएगा लेकिन हम उसको नहीं बोलेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में हम उस रेजोनेंस
स्ट्रक्चर की एनर्जी लेते हैं जो लोवेस्ट एनर्जी का हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इन दोनों में से लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? इन दोनों। रेजोनेंस हाइब्रिड तो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी का होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो हमेशा ही लोवेस्ट एनर्जी का होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसकी एनर्जी कम है? फर्स्ट की। तो फर्स्ट में से थर्ड वाले स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस कर दो, यानी फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इस जो डिफरेंस आया उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अब यहां पर एक चीज तो ये आ गई बेटा। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो अब जैसे बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब इसको डिस्कस कर रहे हैं अपन। जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो मैं सीधा ले लेता हूं CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो भी लोन पेयर तो है ही। एक तरह से ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, पर ये न्यूट्रल है, ये चार्ज वाला है। अब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। अब ये वाला मॉलिक्यूल जब ले लिया मैंने तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, तो अब ये बन जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। अब देखो यहां पर वही है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव कार्बन, कार्बेनाइन है, ये कार्बेनाइन है। कार्बेनाइन पे क्या होता है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज भी होता है, हम पढ़ चुके हैं कार्बेनाइन वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यहां पर भी वही वाली बात हो गई कि नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये नेगेटिव यहां आ गया, और जैसे नेगेटिव यहां आया तो यहां पॉजिटिव आएगा। यहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, जैसे ही इस लोन पेयर और इस नेगेटिव के रिपल्शन से पाई बॉन्ड इधर आया तो अब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे तो यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, और ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखें फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहां है, सेकंड में यहां है, यानी दोनों टर्मिनल कार्बन पर एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए दोनों टर्मिनल कार्बन पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, लेकिन बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहां पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। एक बार पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर है, एक बार पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर है, तो ये वापस हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इस केस में यहां पर दोनों ही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां पर दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इस केस के अंदर अब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी इक्वल होगी, जो एनर्जी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है वही सेकंड की है, ठीक है। तो अब यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इसकी एनर्जी x है तो इसकी भी x है, और इसकी एनर्जी y है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगा? यहाँ रेजोनेंस एनर्जी सिंपली एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ दोनों इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर कौन से वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस करनी है, क्योंकि फर्स्ट की अगर रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी x है तो सेकंड की भी x है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे बेंजीन में अपन कोई भी किसी भी एक स्ट्रक्चर में से दूसरे की रेजोनेटिंग हाइब्रिड में से किसी भी एक स्ट्रक्चर की माइनस कर दो, इसी तरह से यहां पर भी वही किया है मैंने। तो ये बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ये वाला चला, ये वाला कंजुगेशन सिस्टम से। तो आप क्या देख रहे हो? ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तो ये पोलरिटी प्रोड्यूस हुई, ये पूरे मॉलिक्यूल में पोलरिटी प्रोड्यूस हुई। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट पोल्स हो जाते हैं चार्ज वाइज। अब वो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट चार्ज हो, सेम चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो पोलरिटी प्रोड्यूस हुई। अब बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, अब देखो, अब ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं नेक्स्ट, ये वाला। तो ये वाला एग्जांपल देखो, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज में हम देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोनियमाइन क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है। कार्बोनियमाइन इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है, तो क्या करेगा? ये कार्बोनियमाइन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा,
तो जब ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर गया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, तो अब देखो दोनों एंड पर पॉजिटिव है, तो बस वही है, सेम ही कंसेप्ट है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया। तो ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में ये कंजुगेशन है और इसकी वजह से रेजोनेंस बना और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना। अब यहां पर भी ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर भी रेजोनेंस एनर्जी इन दोनों में से किसी एक, रेजोनेंस हाइब्रिड में से इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी माइनस कर लो, क्योंकि दोनों की एक जैसी है, तो यहां वो प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले केस में थी कि अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ध्यान देना, ये डॉट है, ये डॉट किसको बता रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को, ये डॉट किसको बता रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को। अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ये होगा कि देखो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, तो ये पाई बॉन्ड का ये वाला कार्बन पे जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो इधर भी शेयरिंग कर लेगा, इधर भी शेयरिंग कर लेगा। अगर अब देखो यहां पर अगर मैं इन तीनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, इस पे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, ये है, ये मैं पूरी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं बेटा, ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। यानी ये वाला कंसेप्ट था, मैंने स्लाइड इसलिए चेंज की कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये वाली सिचुएशन ये है कि सारे sp2 कार्बन है, सारे sp2 कार्बन है, तो हर कार्बन पर परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, हर कार्बन पे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, और इन पे अनपेड एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है कि अगर, अब यहां मैं हटा रहा हूं, अब अगर जस्ट मार्किंग कर देता हूं 1 2 3, अगर 1 और 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, तो ये हो जाएगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ी जरूरी है क्या, ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाए, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर ले, तो ये फ्री हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और इसको फ्री कर दिया। फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना और इसको फ्री कर दिया। पर दोनों ही गलत है, मैंने पहले ही कहा, ये तो क्या हो जाएंगे, टोटल इनमें ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ इक्वली ओवरलैप कर लेंगे, यानी पाई बॉन्ड इधर भी आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर भी आ जाएगा। और ये इसीलिए यहां फर्स्ट और सेकंड दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जो कि हाइपोथेटिकल हैं, जो नहीं होते हैं, ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये वाला बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपको 1 2 3 4 को मैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका एक तरह से रिवीजन ही हुआ। अब यह है बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। अब ये इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स का देख लेते हैं। इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, तो देखो इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH, ध्यान देना ये वाला मॉलिक्यूल देख लो, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, sp2 sp2 sp2, ये भी sp2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, एक्रिल एल्डिहाइड है ये, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO, दिस इज द CH3 CH2 CHO। तो ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो प्लस और माइनस। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा
तो इमीडिएटली क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, तो पाई बॉन्ड तो इधर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव जैसे ही आया इसने इस कार्बोनियम आयन ने इससे इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिया, तो ये आ गया। तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब इन फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेंगे। अब अगर हम इसमें देखें, एक पाई बॉन्ड है यहां पर, हाँ है, ठीक, फिर यहां पर भी है पाई बॉन्ड, फिर यहां पर भी है, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो यहां और यहां पाई बॉन्ड था और यहां था, तो इसलिए ये कंजुगेटेड सिस्टम बन गया, और बनेगा ही बेटा, ये तो सीधी बात है, sp2 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 sp2, तो ये सारे ऑर्बिटल इक्वली ओवरलैप करेंगे, तो ये इसलिए डैश 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 आ जाएगा, यानी कंजुगेटेड पाइप, ये दोनों आइसोलेटेड पाई बॉन्ड नहीं है, कंजुगेटेड पाइप क्लाउड है। अच्छा, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नहीं है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां पर भी क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, ठीक है, और ये थर्ड वाला, तो यहां पर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा, फर्स्ट वाला। हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें चार्ज सेपरेशन है, ठीक है। और यूं भी देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है जबकि इसमें 1 पाई बॉन्ड है, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, यानी इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है, इसमें एक, अगर सारे बॉन्ड काउंट करोगे तो जितने सिग्मा इसमें उतने सिग्मा इसमें रहेंगे। हमेशा रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और एटम्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं, पाई के नंबर चेंज हो सकते हैं, चार्ज चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है। तो आपने क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट में ये, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने देखा ये पाई बॉन्ड के थ्रू और चार्ज के थ्रू आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें चार्ज और पाई बॉन्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हो सकते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हो। तो ये तो रेजोनेंस को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इस रेजोनेंस कंसेप्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, पूरी चेन में आपने देखा ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अब अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस करूं तो रेजोनेंस भी परमानेंट इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट है, ये तो होगी सिमिलरिटी, पर रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आगे बढ़ता है, ट्रेन वाला एग्जांपल दे रखा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आगे बढ़ता है, और जो रेजोनेंस है वो चार्ज और पाई बॉन्ड्स के थ्रू आगे बढ़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट से स्लाइटली पोलरिटी इंक्रीज होती है और रेजोनेंस से पोलराइजेशन अच्छा खासा क्रिएट होता है, यानी ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के बीच में। अब रेजोनेंस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसको प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, या फिर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसको माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं इसका एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, कि जैसे मैंने फिनोल का एग्जांपल ले लिया, ये फिनोल है, तो फिनोल का OH कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। फिनोल का OH किसके साथ बॉन्ड बाइंड है, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ। कंजुगेटेड सिस्टम के साथ मतलब बेंजीन के साथ फिनोल है, यानी बेंजीन रिंग के साथ OH है। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, इसमें OH लगा हुआ है। वन टू थ्री फोर, एक और बनेगा 5। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे जब 2 लोन पेयर हैं तो जब
कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई ऐसा एलिमेंट डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ऐसा एलिमेंट डायरेक्टली बॉन्डेड हो जिस पर लोन पेयर हो, तो ये वाला इफेक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रेजोनेंस, तो ये OH पॉजिटिव रेजोनेंस देगा एरोमेटिक रिंग को। पॉजिटिव पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन क्रिएट होगा थ्रू रेजोनेंस के, लेकिन इस रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लस R इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट। कब, सबसे पहले तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लस है कि माइनस है? तो जब माइनस आएगा तब माइनस की बात करेंगे, पहले प्लस देख लेते हैं। तो जब किसी कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे एरोमेटिक रिंग एक कंजुगेटेड सिस्टम है, तो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जो फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जो डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ है, अगर उस फर्स्ट एलिमेंट पर लोन पेयर है तो प्लस R इफेक्ट प्लस M इफेक्ट शो होगा। ये अपना लोन पेयर किधर शिफ्ट करेगा, ये अपना ये लोन पेयर अंदर डालने की कोशिश करेगा, और जब ये लोन पेयर अंदर डालने की कोशिश करेगा तो इस लोन पेयर रिपल्शन से ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर से दूर की तरफ चला जाएगा, और यहां पर जो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, जो नेबरिंग पोजीशन होती है वो ऑर्थो, सामने वाली पेरा और ये मेटा। ठीक है, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर ये पॉजिटिव यहां रुकेगा नहीं, यहां पॉजिटिव रुकेगा नहीं, ये तेजी से इमीडिएटली ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनियम आयन को जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये लोन पेयर आ जाएगा यहां पर, और यहां पर ये लोन पेयर आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मैं सिंपल सी बात करूं, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है तो मैं सिंपल सी बात करूं, मैंने अभी अभी जस्ट बताया NH2 बताया ना, वही तो चीज है। NH2 कंजुगेट, NH2 था ना, C डबल बॉन्ड, अभी हमने देखा था C डबल बॉन्ड C NH2 देखा था ना, C डबल बॉन्ड C NH2। ठीक है, तो मैंने यही तो किया था, उसमें क्या किया था, इसमें यही किया था, ये वाला पाई बॉन्ड इधर और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया था मैंने। ये फर्स्ट एग्जांपल ही यही लिया था मैंने, तो नहीं आना चाहिए डाउट बेटा आपको। चलो मैं OH एक बार, एक ही बात है, OH लगाओ चाहे NH2 लगाओ, मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूं। ये जो अभी आपने देखा, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो देखो इसमें भी एरोमेटिक सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम से, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से यहां ये लोन पेयर अंदर जाएगा और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये नेगेटिव फिर इसको रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को। तो जब इस बॉन्ड, ये बॉन्ड तो एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, अभी जो चेंज नहीं हो रहा है पहले मैंने उनको लिख दिया। अब ये बॉन्ड यूं टूटा, तो ये बॉन्ड यूं टूटा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई के हैं वो यहां आ गए। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, और ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारा। और फिर अब हम यहां पर ये देखें, तो ये बॉन्ड मैंने इधर भेजा, तो इसी तरह से ये वाला इस लोन पे रिपल्शन से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर बॉन्ड बना लेंगे, यहां पॉजिटिव नेगेटिव फिर बॉन्ड बन गया। और फिर फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव वापस, और ये इधर चला जाएगा, यानी ये वाला पाई बॉन्ड वापस नाइट्रोजन पे आ गया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस नाइट्रोजन के पास आ गया। और हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज दोनों यहां और यहां थे, ये उधर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन पे चला गया, तो ये पॉजिटिव यहां आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बन गया।
तो ये एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसमें NH2 ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस स्टार्ट किया। यहां पर NH2 ग्रुप ने अपना लोन पेयर डालकर पोलराइजेशन क्रिएट किया, यानी रेजोनेंस एस्टेब्लिश किया। नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में जाके रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक में रिंग में जाकर कंजुगेटेड हो रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेटेड हो गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हुआ। ये सारी सेम टर्म्स है, जितने भी टर्म बोली वो एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां पर टोटल हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5। और अगर इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो न्यूट्रल है या चार्ज सेपरेशन नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब मैं और आगे बात करूं बेटा, तो यहां पर ये NH2, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? तो मैं देखूंगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाँ। आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखा जाएगा। पाई बॉन्ड सेकंड, थर्ड और फोर्थ में यहां है। पाई बॉन्ड सब जगह है, हर कार्बन के बीच में है। 1 2 3 4 5 6 1 2 कार्बन के बीच में भी है, ठीक। तो 2 3 के बीच में भी है, 3 4 के बीच में भी है, 5 4 5 के बीच में भी है, 5 6 के बीच में भी है और 6 1 के बीच में भी है। या ये देखो, आप देख लो, ठीक है, देख ही रहा है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज की बात करूं मैं, तो नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है? नेगेटिव चार्ज केवल 2 6 और 2 4 6 पर आ रहा है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फोर्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। ये देख लो बेटा, है ना। यहां पर ये रहा नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये रहा नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये रहा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया और आपने देखा पोलराइजेशन क्रिएट हुआ। अब यहां पर हमने NH2 की जगह ये एनिलीन था, आपने OH लगा दिया तो ये फिनोल बन गया। ये क्या बन गया? फिनोल बन गया। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उसी तरह से चल रहे हैं, आपको कुछ करने, यही हो गया, ठीक है। फिनोल पे क्या थे? 2 लोन पेयर थे, तो उनमें से 2 में से एक लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा, डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा और मॉलिक्यूल में पोलरिटी प्रोड्यूस कर देगा। अब हम OH की जगह हमने Cl लगा दिया, ये फिनोल था और यहां आ जाएगा OH, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह Cl ले लिया बेटा, अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस R के हैं, क्योंकि यहां पर जो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है, वो एलिमेंट लोन पेयर रख रहा है और उस एलिमेंट का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में जा रहा है, यानी ये अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसीलिए ये कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है, उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका जो लोन पेयर है, वो कंजुगेटेड सिस्टम में जा रहा है। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस यानी प्लस R इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से माइनस R इफेक्ट की बात करें हम, इसी तरह से हम माइनस R यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉन लेने वाले रेजोनेंस की बात करें, यानी सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में देखो आप, इसमें जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, तो यहां पाई बॉन्ड होता है बेटा,
क्या होता है, यहाँ पाई बॉन्ड होता है। यानी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ है, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट बॉन्डेड है, उस फर्स्ट एलिमेंट पर क्या होगा, उस फर्स्ट एलिमेंट पर पाई बॉन्ड होगा। एक बार ये बना लें, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं हम इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, टोटल एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हमेशा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब ये पाई बॉन्ड है बेटा, और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके फर्स्ट एलिमेंट पर पाई बॉन्ड है, जिसके फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड है, और ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड इधर चला गया। अब जब ये बॉन्ड इधर चला गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर ये सीन क्रिएट हुआ। पर नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, उसकी बर्दाश्त से बाहर है, और वो तुरंत इस पाई बॉन्ड को अपने पास लेके और डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां आ गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड, और ये अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम बनाने वाले हैं। अब यहां पर जैसे इस ऑर्थो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, अब ये कार्बोनियम आयन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, तो ये इधर आएगा, तो ये इधर आ गया तो क्या हुआ, ये इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन को तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और फिर क्या होगा, फिर ये यहां पर ये आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड बेटा इधर आएगा तो यहां पर वापस पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर भी देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर यहां आपने क्या देखा, ये जो बाहर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसने एरोमेटिक सिस्टम से, कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ले लिया। इसने इस एरोमेटिक रिंग से, इस बेंजीन रिंग से, इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, किसने, नाइट्रो ने। तो नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए अपनी तरफ, इस वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आया। जबकि पहले जो हमने देखा OHCl NH2 केस में, वहां OH ने, Cl ने, NH2 ने अपना लोन पेयर डोनेट किया एरोमेटिक रिंग को, इस वजह से ऑर्थो पैरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया था। यहां ऑर्थो पैरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां ऑर्थो पैरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखते हैं अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो ये देखो, अब यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड है फर्स्ट, और यहां जहां पाई बॉन्ड है वहां डॉटेड लगा दो, यहां पर भी है, सेकंड थर्ड फोर्थ में यहां पर भी पाई बॉन्ड है, और सब जगह पाई बॉन्ड है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया इसका, जो इसकी हकीकत है, जो इसका रियल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सेकंड थर्ड फोर्थ में एक में ऑर्थो पर, येरा पैरा पर, जैसा पहले बताया वैसे है। तो ये नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है,
तो नाइट्रोबेंजीन की अगर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी को परफेक्टली अंडरस्टैंड करना है तो वो इसी स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड हो पाता है। अब यहां पर और कौन से ग्रुप आ सकते हैं? कोई भी पाई बॉन्ड वाला, जैसे यहां मैंने CHO ले लिया तो ये CHO आ गया बेटा। तो CHO क्या हो गया? कौन सा ग्रुप हो गया? -M रखने वाला ग्रुप हो गया। तो बेंजल्डिहाइड के ये हो गए हमारे बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजल्डिहाइड के देखो रेजोनेंस है ही +R और -R। एक बार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बेंजल्डिहाइड को देख रहे हैं तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड हो गए। अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं तो ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। तो आप क्या देख रहे हो? जो एरोमेटिक रिंग के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट जुड़ा हो उसमें पाई बॉन्ड है। साइनोबेंजीन ले लो, ये रहा साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन। तो कुल मिला के ये हुआ, आपका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर अगर पाई बॉन्ड है तो -M या -R इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो हमने ये यहां पर आज वाली क्लास में अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये डिस्कस कर लिया कि रेजोनेंस के टाइप कितने होते हैं। पहले ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा। अब आप इसको खुद ही रीड करो, मैं टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। ये फिनोल का ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसके बारे में लिखा हुआ है। जो 12 के ड्रॉपर हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनको ये रीड करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल बिगनर है, फ्रेशर है, पहली बार देख रहे हैं तो इस पोस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर इसको पोस्ट करके लिख लो, नोट्स बना लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब एक दूसरा सिंपल हाइपर कंजुगेशन, एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। मैं इस क्लास में इसको कवर करूंगा क्योंकि ये 10 से 15 मिनट में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को अभी कंप्लीट करके फिर ही क्लास ओवर करेंगे। हाइपर कंजुगेशन को लेके ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही है, ठीक है ना। और ये कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, एल्कीन, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्या काम है? हाइपर कंजुगेशन एल्कीन्स को, कार्बन फ्री रेडिकल को और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए है। इस हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अल्फा एच एटम होने चाहिए और अल्फा एच एटम कहां होने चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी केवल मैं इसका आज वाली क्लास में केवल इसका बेसिक समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं। अब अगर हम यहां 3 एग्जांपल लिए हैं, तीनों एग्जांपल को मैं ये तीनों एग्जांपल में हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो ये देखो बेटा, सबसे पहली बात, इन तीनों में जो कॉमन बात है वो यही देख लेते हैं। ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। कार्बन फ्री रेडिकल भी sp2 होता है, कार्बोनियम आयन भी sp2 होता है। तो पहले तो क्लियर हो गया sp2 कार्बन होना जरूरी है। दूसरा, ये तो रेड वाले कार्बन हमारे sp, इसमें लिख देता हूं, थोड़ा टाइम से हो जाएगा। और अब हमारे पास ये जो ब्लू वाला कार्बन है, ये ब्लू वाला अल्फा कार्बन हो गया। ये ब्लू वाला हमारा अल्फा कार्बन और ये ब्लू वाले हाइड्रोजन अल्फा एच एटम, ब्लू वाले हाइड्रोजन एटम अल्फा एच एटम। तो इनको अल्फा एच एटम कहेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप है या कार्बन रेडिकल है या कार्बोनियम आयन है, इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। तो
यहां सबसे मस्ट है दो चीजें, या हाइपर कंजुगेशन कौन से मॉलिक्यूल या किस तरह की स्पीशीज हाइपर कंजुगेशन शो करेगी, तो उसके लिए दो कंडीशन लर्न कर लो। एक तो sp2 कार्बन होना चाहिए, और sp2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होने वाला कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये sp3 कार्बन है, ये sp3 है, तो ये है, तो sp2 कार्बन और उससे जुड़ा हुआ एक sp3 कार्बन। आगे भले sp2 वो चलेगा, लेकिन sp2 कार्बन जब डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन से, और sp2 कार्बन जिस sp3 ये sp2 कार्बन, ये जो sp2 कार्बन है जिस sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं उसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कार्बन कह रहे हैं। अब इस अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा एच एटम। तो कंडीशन ये है कि अल्फा एच एटम होना जरूरी है। तो देखो अल्फा कार्बन होगा तो फिर अल्फा एच एटम होगा। तो अल्फा एच एटम का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, अल्फा एच एटम का जो ये सिग्मा बॉन्ड है, और sp2 कार्बन पर जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि जब कार्बन अपनी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में होता है, कार्बन जब अपनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये इस कार्बन का ग्राउंड स्टेट, और फिर इसका जो एक्साइटेड स्टेट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो यहां से हटा दूंगा मैं, और ये sp2 कार्बन, तो ये sp2 कार्बन के 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। हमेशा ध्यान रखो, अगर sp2 कार्बन है तो इनके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना ही है। अब वो यहां पर तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्बन फ्री रेडिकल में, इस sp2 कार्बन में वेकेंट रहेगा, और यहां पर भी sp2 कार्बन पर p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो है, लेकिन वो इसके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी इन सब पे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो है ही। ठीक है, फ्री है या नहीं है ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन sp2 कार्बन है तो उसमें अनहाइब्रिड एक p ऑर्बिटल होना ही है। ठीक है, तो आप कुछ चीजें समझ में आ गई कि हाइपर कंजुगेशन को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपका बेस बनाया, वो ये बेस बना रहा हूं मैं कि एक तो हाइपर कंजुगेशन एल्कीन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। नंबर 2 कब शो होगा, जब sp2 कार्बन के साथ जो फर्स्ट अल्फा कार्बन है, ब्लू वाला कार्बन जो है, वो उस पर एक कम से कम एक अल्फा एच एटम हो, कम से कम एक अल्फा एच एटम, ज्यादा है तो चलेगा। तो अल्फा एच एटम होना चाहिए, अल्फा एच एटम होना चाहिए, sp2 कार्बन है, ठीक है, ये जो है वो। अब ये एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट है बेटा। अब इसके अंदर ये बोलता है कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा, अल्फा कार्बन और अल्फा एच एटम के बीच में ये जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये sp2 कार्बन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करता है। तो जितने भी अल्फा एच एटम्स हैं, उन अल्फा एच एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी ऑर्बिटल्स ये वाले, जितने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले स्पीशीज हैं, उसमें sp3 कार्बन पर जो जुड़ा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो इन sp2 कार्बन के परपेंडिकुलर इस p ऑर्बिटल्स के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग कर लेता है, यानी कंजुगेशन कर लेता है, जैसा कि आपने कंजुगेशन में बेंजीन में प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यहां पर ये वाला जो सिग्मा है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल, इन सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, पार्शियल ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्शियल ओवरलैप कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये
कि ये हमारा sp2 कार्बन और इस sp2 कार्बन का ऑर्बिटल, ये इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और इधर से ये सिग्मा बॉन्ड का फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और अब इनके बीच में ये पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है। इस पार्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन sigma orbital of alpha CH bond, ठीक है, अल्फा CH बॉन्ड, यानी ये वाला अल्फा CH बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा अल्फा CH बॉन्ड एंड unhybrid p orbital of sp2 carbon is called hyperconjugation. तो हाइपरकंजुगेशन की डेफिनेशन क्या है? पार्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ये रहा अल्फा CH बॉन्ड, एंड अनहाइब्रिड p orbital of sp2 carbon. It is called hyperconjugation. और इस हाइपरकंजुगेशन से क्या हो जाता है? इसके जो p ऑर्बिटल है वो इस अल्फा बॉन्ड के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जो कि मैंने बता दिया। इससे इन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है। और फिर इसके कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको हम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखते हैं इनके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो इनका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जैसे मैं एक बना के बताऊं, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 प्लस CH2 प्लस, तो इसमें 3 अल्फा H एटम है, 3 अल्फा CH बॉन्ड है ना, ये देख लो। ये रेड कर दिया मैंने इनको। और ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन, तो ये 3 अल्फा CH बॉन्ड। अब ये क्या बोलता है? इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है। वो क्या बोलता है? ये इसका कंट्रीब्यूशन है, तो एक बार यहां ले आओ। तो जस्ट अ मिनट। अब ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये प्लस, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? अब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ये वाले बेटा, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप ये मत बोलो सर, अरे सर बॉन्ड तो है नहीं, तो ये हवा में है क्या? अरे भैया हवा में तो क्या, इस दुनिया में ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये प्लस, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसका कंट्रीब्यूशन आ गया तो क्या आ जाएगा? अब समझ में आ गया, यहां ये लगा देंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल हाइपर कंजु अब टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 1 2 3 4
4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। जैसे यहां मैंने इसी तरह से इसका बनाया, इसी तरह से इसका बनाया, इस तरह जैसे ये हटा के ये बना दिया, इधर ये हटा के ये बना दिया, यानी अल्फा एच एटम को बॉन्डलेस कर दो, फ्री कर दो। चाहे वो जैसे ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइपर कंजुगेटेड, ये हाइपोथेटिकल है, खाली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ अल्फा एच एटम प्लस 1। जैसे यहां पर कितना हो गया? 1 2 3 4, फिर इसको भी काउंट करते हैं हम। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में आप बोलोगे सर आपने तो 3 बनाए, हाँ 3 बनाए, पर इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4, इन चारों को हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कहेंगे अपन। तो हाइपर कंजुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन नोट कर लो बेटा। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में? तो आप लिखोगे नंबर ऑफ अल्फा एच एटम, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम प्लस 1। बस खत्म हो रहा है, 2 मिनट का टॉपिक रह गया है बस, ठीक है। तो जितना ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे, हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये CH3 प्लस, इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अकेला है, sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन है ही नहीं। CH3 CH2 प्लस CH3, केवल 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ओनली 2 मिनट्स, टॉपिक कंप्लीट। ये देखो बेटा, ये हो गया। तो अल्फा एच एटम कितने हैं? अल्फा एच 0, इसमें कितने हैं? ये 3, इसमें कितने हैं? 3 और 3 6, इसमें कितने हो गए? 3 3 3 9, क्योंकि अल्फा एच एटम तो ये हो गए जो sp2 कार्बन के साथ, कार्बोनियम आयन के साथ, sp2 कार्बन के साथ जुड़े हुए। तो अब हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर HCS, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 1, बस ये अकेला, इसमें अभी बताया मैंने 4, इसमें 7, इसमें 10, फटाक से शॉर्ट ट्रिक। तो लेफ्ट टू राइट क्या बोलूंगा? लेफ्ट राइट बोलूंगा हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंक्रीज, ठीक है। और इसी तरह से ये कार्बन फ्री रेडिकल है, तो ये प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये मिथाइल रेडिकल। तो लेफ्ट टू राइट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें 9 अल्फा एच एटम है, तो 9 अल्फा एच एटम कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पर ये सब मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से अगर मैं एल्कीन की बात करूं, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें 3 और 3 6 अल्फा एच एटम है, 6 अल्फा एच एटम है, और इसमें 3 अल्फा एच एटम है। चलो हम ये वैसी चीजें, हम हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इनकी मैं अब एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करूंगा। अभी केवल मैंने बेसिक चीज ही क्लियर की हाइपर कंजुगेशन की, 11 के अंदर, तो इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई रेजोनेंस, इसको आप रीड कर लो, ठीक है। और ये परमानेंट इफेक्ट है इस, और हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।